गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू, वेलकम टू माई क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग एक अपना जो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। जो फर्स्ट या प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से नेशन स्टेट्स इमर्ज हुए, कैसे लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना को क्रिएट किया गया, उसके लिए न्यू सिंबल्स, न्यू हाइम्स, ये सब क्रिएट किए गए। और इसके साथ ही साथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो कॉलोनी इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये सारे कॉलोनी थे, उन्होंने कॉलोनाइजर के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया और लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना को क्रिएट किया। ठीक इसी प्रकार से इसी समय इंडिया में महात्मा गांधी का इमरजेंस होता है और इंडिया में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को इवॉल्व करने में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया और इसके साथ ही साथ बहुत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च आदि ये सब इवेंट्स उनके समय में ऑर्गेनाइज की गई और उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लेकर के और नॉन वायलेंस का सहारा लेके अंग्रेजों के खिलाफ अपना मूवमेंट चलाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी इंडिया में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व हुई। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग उसको समझते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे इवॉल्व हुई, किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया। और चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे देश में लड़ा नहीं गया, फिर भी उसने नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया। तो बच्चों, ये हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो इंडिया में तो लड़ा नहीं गया था, वो ब्रिटेन में लड़ा गया था और 1914 to 1918 के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ पर फिर बच्चों आप कहेंगे कि यहाँ पर डेट आ गई है और डेट तो लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। तो बच्चों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो डेट को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चूंकि हिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसे पढ़ने में भी मज़ा आता है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो। यही बात हिस्ट्री के संदर्भ में, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि जब हम आप लोग को बैठा के आपकी दादा दादी मम्मी पापा के बचपन की बात या पुरानी बातें बताते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है सुनने में। ठीक यही बात हिस्ट्री के संदर्भ में भी होती है, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी होती है। हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारा पास्ट ही है। हिस्ट्री में जो कुछ भी घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं पास्ट में घटी हुई होती हैं। आज जो हमारा सोसाइटी है, वो जिस रूप में हमारी सोसाइटी है, जिसको हम देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई इवेंट पास्ट में हुई होगी, तभी वो हमारी सोसाइटी ऐसी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है और क्या कारण है जो हमारी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जिन्होंने हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को इवॉल्व किया। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे बच्चों कि आपको ये पता हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे, कैसे हुआ, उसके क्या रिजल्ट हुए। तो चलिए हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 27 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच चला, 18 तक चला। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्लोबल वॉर, द ग्लोबल वॉर और द ग्रेट वॉर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1,70,00,000 लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे और लगभग 37 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पूरा इधर अमेरिका और इधर अफ्रीका का कुछ पार्ट्स, यूरोप का पूरा पार्ट, रशिया, इंडिया, ये सारे पार्ट्स ने इसमें पार्टिसिपेट, सारे कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और मेनली जो ये वर्ल्ड वॉर था, मेनली 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था, एलाइड फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस मतलब मित्र राष्ट्र और सेंट्रल फोर्स मतलब धुरी राष्ट्र, जिनको कि शैतान देश कहते थे। तो एलाइड फोर्सेस में कौन कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, जापान था और रशिया था।
और उधर सेंट्रल फोर्सेस में कौन कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, ये और बुल्गारिया, ये सारे कंट्रीज थे इन दोनों ग्रुप्स में। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बेटा ये था कि कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों के बीच में कुछ ना कुछ दुश्मनी थी, पहले से ही लड़ाई चल रही थी, मन में ही था, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर बहुत ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लिया। तो 1914 में ऑस्ट्रिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसके युवराज थे आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनांड। ये अपनी वाइफ के साथ बोस्निया, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ घूमने गए थे। तो वहाँ पर उनकी हत्या, मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और ये माना जाता है कि इस हत्या के पीछे सर्बिया का ही हाथ है। तो बस इसके बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। जब सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया तो सर्बिया ने अपनी हेल्प के लिए रशिया से मदद मांगी। तो रशिया ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया सर्बिया के सपोर्ट में। तो जब इस तरह, तो इधर जापान ने भी ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में रशिया पर हमला कर दिया। और फिर इधर इस बीच ऑटोमन एम्पायर मैंने पहले ही आपको और भी अदर चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि जो प्रेजेंट समय का टर्की है वो उस समय का ऑटोमन एम्पायर था। वो ऑटोमन एम्पायर ने भी रशिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह से ये जो दोनों पावर्स थी, सेंट्रल फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती चली गई। भारत, और चूंकि भारत भी इस युद्ध में शामिल हुआ था। कैसे भारत शामिल होता? क्योंकि भारत में उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था और ब्रिटिशर्स ने वो भारत के सैनिकों को युद्ध में ले गए थे। ब्रिटेन चाहता था कि भारत के सैनिक ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ने चाहे और चूंकि उस समय जो इंडिया के लीडर थे वो भी ये चाहते थे कि भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ने जाएं, क्योंकि अगर वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि इससे खुश होकर ब्रिटेन इंडिया को आज़ाद कर दे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे देश जो आपस में लड़ रहे थे उनके बीच कहीं ना कहीं पुरानी शत्रुता थी, इसलिए ये युद्ध लड़ा गया। इसमें 6.5 करोड़ सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 1.5 करोड़ सर्बियाई सैनिक मारे गए और अमेरिका ने इसमें पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसने 1917 में इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया जब जर्मनी ने ब्रिटेन के एक जहाज को समुद्र में डुबो दिया, जिसमें कि सवार लोगों में से 111 अमेरिकी नागरिक थे। तब अमेरिका ने गुस्से में आकर के इस वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि इस युद्ध के फलस्वरूप कई जो देश थे, कंट्रीज थे, बिखर गए। उसमें मेनली थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया या हंगरी, और सेंट्रल पावर बुरी तरह हार गई। सेंट्रल पावर में चूंकि जर्मनी मेन था, इसलिए जर्मनी की बुरी तरीके से हार हुई और सबसे ज़्यादा उसका नुकसान भी हुआ। चूँकि और इसका एक मेन इम्पैक्ट ये नज़र आया सामने बेटा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका के सुपर पावर बनने की शुरुआत हो गई। तो यहाँ मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों लड़ा गया और कैसे लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इम्पैक्ट थे इंडियन इकोनॉमी पे या इंडिया के ऊपर, और उसने कैसे इस स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? 27 जुलाई 1914 टू नवंबर 1918 में लड़ा गया और इसने क्या किया? इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसने एक नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जन्म दिया। नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जन्म दिया। नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जन्म दिया। अब वो नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी वो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि जिसके चलते कि उस समय क्या हुआ था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। वर्ल्ड वॉर की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी से लड़ने के लिए
बम चाहिए थे, गन्स चाहिए थे, और भी बहुत सारे एक्सप्लोजिव हथियार चाहिए थे। तो वो कहाँ से आते? उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। अब पैसा कहाँ से आएगा? उसको फुलफिल करने के लिए, पैसे को लाने के लिए वो कहाँ से उसको फुलफिल करेंगे? तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने वॉर लोन लिए, युद्ध के लिए लोन लिया अदर कंट्रीज से, और इसके साथ ही साथ इंक्रीज टैक्सेस बढ़ा दिए। कहाँ बढ़ा दिए टैक्सेस? अपनी कॉलोनीज पे। चूंकि उनकी कॉलोनीज इंडिया थी, इसलिए वो इंडिया पर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसके कारण इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ा और सफ़र करना पड़ा, क्योंकि उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। जब टैक्स ज़्यादा बढ़ गया तो जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ मीन्स मतलब कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ थी, ब्रेड, कपड़ा, खाना, ये इन सारी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज डबलिंग बिटवीन 1914 टू 1918, मतलब कि उन चीज़ों के नाम 1914 टू 1918 के बीच में जस्ट डबल हो गए। एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। इससे क्या हुआ? इससे जो कॉमन पीपल थे ना, सामान्य लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये जो मार्कर या पेन है जिससे कि आप लोग लिखते हैं, उस समय मान लीजिए कि 1914 से पहले वो 2 रुपए में मिल रही थी, और वो 1914 के बाद वो मिलने लग गई कितने में? कम से कम वो मिलने लग गई आपको 12 रुपीज़ में। तो इससे क्या हुआ? आप पढ़ाई लिखाई करने में आपके ऊपर खर्च ज़्यादा पड़ा ना। और इसी तरह से ब्रेड के दाम भी बढ़ गए, खाने की चीज़ों फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और लोगों में एंगर बढ़ता चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? सप्लाई ऑफ सोल्जर्स फॉर वॉर। अब क्या हुआ? अब युद्ध तो ब्रिटेन ने भी छेड़ दिया था सेंट्रल पावर्स के खिलाफ, तो उसके युद्ध लड़ने के लिए सोल्जर्स चाहिए थे। तो सोल्जर्स इतने ब्रिटेन में तो थे नहीं कि इतना उस कमी को पूरा कर सके। तो इसको सोल्जर्स की कमी को पूरा करने के लिए भारत से लोगों को ले जाता था, जबरदस्ती भारत में लोगों को सेना में भर्ती कराया जाता था और उनको युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ? वाइड स्प्रेड एंगर, चारों तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा फैल रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर मतलब फसलें उस समय फसलों का नुकसान हो गया था। चूंकि ये टैक्स बढ़ने से लोगों की लाइफ इफेक्ट कर रही थी और ज़्यादा बढ़ा दिया, और लोग चीज़ों के दाम डबल हो गए थे, तो कॉमन पीपल ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो और सोल्जर्स को भी जबरदस्ती ले जा रहे थे, चूंकि ये समय क्रॉप फेलियर का था। इस समय क्या था कि जो फसलें उगाई गई थी वो सारी खराब हो गई थी, इससे फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, और इसके 2 कारण थे, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फैमिन्स। 12 to 13 मिलियन पीपल डाई। उस समय इंडिया में इन्फ्लुएंजा महामारी फैली हुई थी, और इसके साथ ही साथ अकाल, फैमिन्स मीन्स अकाल और दुर्भिक्ष के कारण 12 से 13 करोड़ लोग मारे गए थे। और इसके साथ ही साथ शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। कैसे हो गई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो सारा फूड ग्रेन्स था वो क्या कर रहे थे, यहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? यूरोप ले जा रहे थे। यूरोप में अपनी कंट्री में ले जा रहे थे, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन का दौर था, बहुत आर्थिक मंदी थी। तो यहाँ का फायदा, यहाँ की जो उपजाऊ फसलों का फायदा उठा करके ब्रिटिशर्स उसको ढो के ले जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई। एक तो महामारी फैल गई, दूसरे दुर्भिक्ष आ गया, तीसरे क्रॉप फेलियर हो गई थी, चौथे ब्रिटिशर सारे अनाज को भर के अपने देश को भेज रहे थे, जिसकी वजह से पूरी इंडिया में खाने की कमी हो गई थी, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। तो अब लोगों को ये जरूरत लग रही थी कि कुछ ऐसे हम लोग आज़ादी के लिए संघर्ष जो था वो हम लोग बहुत समय से लड़ रहे थे। तो ये जो सारी सिचुएशन थी, इसने क्या किया, इन सब चीज़ों ने मिलकर के एक ऐसी सिचुएशन की
क्रिएट कर दी जिससे कि हम संघर्ष कर सके। क्योंकि हम आज़ादी के लिए संघर्ष बहुत लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन हमें चाहिए था कि कुछ नए लीडर आए और वो नए नए तरीकों के साथ आए, नए नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल्स के साथ आए, उनकी जो मेथड है वो अलग हो। क्योंकि चूंकि लोग अब उन पुराने तरीकों से, उन पुराने लोगों के विचारों से, उनकी कार्य प्रणालियों से ऊब गए थे और वो चाहते थे कि कुछ चेंज हो, कुछ परिवर्तन हो हमारे देश में। तो इसलिए एक इमरजेंस ऑफ लीडर, नए लीडर की इमरजेंस की जरूरत थी। और वो लीडर कौन थे बच्चों? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आए और उन्होंने सत्याग्रह के साथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा का सहारा लेके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग इवॉल्व हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया के ऊपर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बढ़ गई, सप्लाई ऑफ सोल्जर्स, क्रॉप फेलियर, ये सारा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो मिलते हैं थोड़ी देर में न्यू टॉपिक के साथ। सो बच्चों लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी मैंने इसके जस्ट पहले ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इवॉल्व हुई और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया गया, उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न क्या थे, कौन सी सिचुएशन थी जिसने इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को इवॉल्व किया। अब हमारा न्यू टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। अब मैंने ये बताया था कि जैसी सिचुएशन बनी इंडिया में, उससे लोगों को ये लगने लगा था कि कुछ नए लीडर्स आए और नई मेथड ऑफ स्ट्रगल के साथ आए। तो उनमें जो नए लीडर उभर कर सामने आए वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आए। उसके पहले वो साउथ अफ्रीका में गए थे, लॉयर की पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पे वहाँ पर भी उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उनको 1915 में उनको लगा कि हमें अपने देश वापस चलना चाहिए और वो 1915 में इंडिया आ गए थे। इसके पहले उन्होंने सत्याग्रह जो उनका एक टूल था, अस्त्र था, उसका यूज़ उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या जातिवाद के खिलाफ किया था। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था और महात्मा गांधी खुद इस चीज़ को भुगत चुके थे। आपको शायद पता ना हो बच्चों कि एक बार महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जिस ट्रेन से जा रहे थे वहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि ऑफिसर्स का डिब्बा है, इसमें कोई भी इंडियंस या डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो उसमें महात्मा गांधी ने ठानी कि मैं इस डिब्बे पे सफ़र करूंगा और वो उस डिब्बे पे चढ़ गए। बाद में जब वहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उनको उठा करके वहाँ से उस डिब्बे से नीचे फेंक दिया। तभी महात्मा गांधी ने प्रण किया कि मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और उन्होंने साउथ अफ्रीका में इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन जब वो 1915 में इंडिया वापस लौट के आते हैं तो उन्होंने देखा कि सत्याग्रह के साथ आते हैं। तो अब क्या होता है कि इंडिया में कैसी, वो साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने हैंडल किया, लेकिन इंडिया में क्या पोजीशन थी, चलिए हम आपको समझाते हैं। जब इंडिया में महात्मा गांधी आते हैं तो सत्याग्रह के साथ आते हैं। तो सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह है। इट एम्फेसाइज्ड ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इट मीन्स सत्याग्रह मीन्स होता है सत्य, सत्य मीन्स ट्रूथ, और आग्रह मीन्स होता है टू होल्ड फर्म, किसी चीज के साथ जाना, किसी चीज पे बने रहना, उससे हटना नहीं, उस पर टिके रहना। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर आग्रह, सत्य पर जोर देना और कभी भी असत्य ना बोलना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने सत्य का साथ दिया। उन्होंने बताया कि सत्य में कितनी शक्ति होती है और हमेशा हमें सर्च फॉर ट्रूथ, सत्य की खोज करनी चाहिए और सत्य पे टिके रहना चाहिए। महात्मा गांधी का दर्शन या फिलॉसफी ये थी, इफ द कॉज इज ट्रू, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट oppressor. Oppressor should be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम सही हैं,
अगर हम सत्य के साथ हैं और हमारा जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, तब शक्ति या ताकत की जरूरत नहीं होती है। किसके खिलाफ? जो हमारा ऑपरेशन है, जो हमको दबा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें शक्ति या ताकत की जरूरत नहीं होती है। जरूरत ऑपरेशन शुड बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। महात्मा गांधी का कहना है, तो फिर हम उस ऑपरेशन से कैसे लड़ेंगे? तो महात्मा गांधी का कहना है कि हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी अंतरात्मा को जगाना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, उसकी आत्मा को जगाना है, उसे ये बताना है कि क्या सही है और वो क्या गलत कर रहा है, उसको मजबूर कर देना है सच को जानने के लिए। यही महात्मा गांधी का दर्शन था। इट मीन्स कि जब हम अन्याय के खिलाफ हैं, सत्य के साथ हैं, तो हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी का दर्शन था। तो महात्मा गांधी ने इसका सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में यूज़ किया था। उसके बाद उन्होंने इंडिया में इसको यूज़ किया। इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं बच्चों महात्मा गांधी के दर्शन को। सपोज कीजिए कि हमारी क्लास में कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शैतान होते हैं, उनको लाख मना कर ये नहीं मानते हैं और उनको हम लोग कभी कभी टीचर्स लोग पीट भी देते हैं, डांट भी देते हैं। तो क्या होता है कि वो जो बच्चे जिद्दी होते हैं, जो शैतान होते हैं, वो कहते हैं चलो आज मार लिया तो क्या हुआ, मैं कल फिर यही शैतानी करूँगा। अगर हम उनको पीटते हैं या डांटते हैं, लेकिन अगर हम उनको प्यार से बैठा के समझाते हैं या उनकी अंतरात्मा को जगाते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी अच्छाई बुराई के बारे में बताते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका सोल ट्रांसफर हो जाता है, उनका हृदय चेंज हो जाता है। फिर देखिए कि आगे चल के वो बच्चे कहीं ना कहीं कुछ निकल जाते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक यही बात महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आपको जो दबाने वाला है उसके साथ आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, केवल उसकी अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है। और इसी आइडियोलॉजी का यूज उन्होंने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया था और यहाँ इंडिया में भी उन्होंने इसका यूज किया 3 अलग अलग जगहों पर। ये तीनों जगह है बच्चों जो मैप में भी आती हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ किया इंडिया में? तो चंपारण 1916 में। तो उनके 3 एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने 3 अलग अलग जगहों पर ये आंदोलन किया। 1915 में इंडिया लौटने के बाद पूरे 1 साल तक उन्होंने पूरी इंडिया को घूम कर उसके हालात को समझा, फिर अपने मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। सबसे पहला मूवमेंट उन्होंने चंपारण में स्टार्ट किया, चंपारण बिहार में है, और 1916 में उन्होंने चंपारण में बिहार में स्टार्ट किया। किसके सपोर्ट में स्टार्ट किया? इंडिगो प्लांटर्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब इंडिगो प्लांटर्स क्या होते हैं? इंडिगो मीन्स होता है नील जो कपड़े पे लगाई जाती है कपड़ों को कलर देने के लिए, तो नील की खेती। तो पहले आज की तरह ये सिंथेटिक नील नहीं बनती थी बच्चों, पहले नील को खेतों में उगाया जाता था, खेतों में उसकी खेती की जाती थी। और इसका ये बैड इफेक्ट रहता था कि नील को उगाने के बाद जो सॉयल होती थी, जमीन होती थी, बंजर हो जाती थी और सॉयल पे किसी भी क्रॉप के लायक नहीं रहती थी, उसमें कोई भी फसल नहीं उग सकती थी। किसान इस नील की खेती इसलिए करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको ऊपर फोर्स करते थे, उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, क्योंकि नील की खेती करवा करके यहाँ से वो ले जा करके यूरोप में अदर कंट्रीज को सप्लाई करके पैसे को कमाते थे। तो इसलिए वो यहाँ इंडिया के किसानों के ऊपर प्रेशर डालते थे नील की खेती करने के लिए। लेकिन जब सिंथेटिक डाई या जो इस तरह आजकल की जो नील है ये जब बननी शुरू हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो पीजेंट थे उनको मना कर दिया कि अब नील की खेती मत करो क्योंकि हम आपकी नील को नहीं खरीदेंगे। तो अब किसानों ने हाँ कर दिया, ठीक है नहीं करेंगे। लेकिन अब वो क्या करें, वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जमीन पूरी खराब हो गई थी। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से कंपेंसेशन या मुआवजे की मांग की। तो ब्रिटिशर्स जो कंपेंसेशन दे रहे थे वो बहुत कम था, तो इसे जो पीजेंट थे उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया और स्ट्राइक कर दिया। तो यही महात्मा गांधी ने उनका सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट से क्या हुआ, जो कंपेंसेशन मिल रहा था उससे और ज़्यादा मिल गया। तो यहाँ पर बच्चों ये देखने की बात नहीं है कि कितना कंपेंसेशन मिला, 50% मिला, 60% मिला, ये देखने की बात नहीं है, बल्कि ये देखने की बात है कि ये पहली मौका ऐसा है, पहला इवेंट ऐसा है जब हमने ब्रिटिशर्स के आगे लड़ाई की,
बिना किसी लड़ाई के ब्रिटिशर्स के सामने अपनी मांग को रखा और अपनी मांग को पूरा करवाया और ब्रिटिशर्स ने उसको माना भी। ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसको कि एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस माना जा सकता है। तो आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चंपारण में ही महात्मा गांधी की मुलाकात किससे होती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। बच्चों आप तो जानते ही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की मुलाकात किससे हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अब महात्मा गांधी का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट या दूसरा मूवमेंट था वो कहाँ हुआ? खेड़ा, गुजरात में। गुजरात, खेड़ा एक गुजरात में जगह है, वहां 1917 में महात्मा गांधी का मूवमेंट था। किसके साथ था वो? किसके सपोर्ट के लिए? उन पीजेंट के सपोर्ट में थे। उन्होंने मूवमेंट चलाया जो क्रॉप फेलियर से इफेक्टेड थे, फसलों के खराब होने से प्रभावित हो गए थे और रेवेन्यू रिलैक्सेशन जो अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगाए जा रहे थे उसमें कमी की मांग कर रहे थे। बच्चों ये तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्क्राइब किया कि जो 1914 to 1918 का समय था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था। उस समय बहुत ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स जो थे वो डिफेंस एक्सपेंडिचर को अपना फुलफिल करने के लिए उन्होंने वो टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे थे इंडिया के किसानों के ऊपर और पीजेंट्स जो थे वो उसको दे पाने में असमर्थ थे क्योंकि उस समय क्या था? क्रॉप फेलियर हो गई थी और प्लस इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी भी फैल गई थी और इसके साथ ही साथ ब्रिटिशर्स यहाँ से फूड ग्रेन्स को ढो करके अपने कंट्री में ले जा रहे थे। इन सब की वजह से यहाँ पर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी। तो जिससे जो किसान हैं वो उनके ऊपर ब्रिटिशर्स जो टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे थे उस टैक्स को भरने में असमर्थ थे। तो महात्मा गांधी ने इन पीजेंट का सपोर्ट किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स से बात की कि जो आप टैक्स लगा रहे हैं वो पीजेंट नहीं दे पाएंगे और प्लेग भी फैला हुआ है जिसके चलते किसान आप जितना टैक्स मांग रहे हैं उतना टैक्स वो नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने यहाँ पर क्रॉप फेलियर अफेक्टेड पीजेंट के सपोर्ट में मूवमेंट किया। थर्ड मूवमेंट था उनका अहमदाबाद में 1918 में। अहमदाबाद गुजरात में 1918 में इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स अगेंस्ट द कॉटन मिल ऑनर्स। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अहमदाबाद जो है इंडिया में कॉटन मिल के उस समय कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो वहाँ मोस्टली कॉटन मिल्स पाई जाती हैं, अच्छे अच्छे सूती वस्त्र वहाँ बनते हैं और बनते हैं। तो महात्मा गांधी ने किसके सपोर्ट में चलाया था ये आंदोलन? कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में चलाया था। और किसके खिलाफ चलाया था? कॉटन मिल ऑनर्स के खिलाफ, कॉटन मिल मालिकों के खिलाफ। बच्चों ये जो मूवमेंट था इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये मूवमेंट ये पहला मूवमेंट है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था बल्कि अपने ही देश के कॉटन मिल मालिकों के खिलाफ था। क्योंकि कॉटन मिल मालिकों ने जो प्लेग जो फैला हुआ था उससे जो वर्कर्स को कंपेंसेशन दिया था, मुआवजा क्षतिपूर्ति दी थी, वो बहुत कम था। उससे जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो सेटिस्फाई नहीं थे और वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो इसलिए महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं थे, मूवमेंट स्पेसिफिक थे। वो जगह पर ये घटनाओं के साथ ही जुड़ जाते थे। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने कहाँ किस तरीके से एक आंदोलन चलाए और उनका क्या उनकी फिलॉसफी थी, क्या उनका टूल था, उनका सोचने का ढंग क्या था। उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट साउथ अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में लौट के आए। ये सारा हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जरूर से करिए बच्चों। मैं आपका वेट करूंगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।